अस्सलाम वालेकुम रब्त भाई। वालेकुम। क्या हाल है? ठाक जुबैद भाई। तो मैं फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ फिर। थैंक्स। मेरी बात सुने। सबसे पहले बात आती है सिंपलेक्स मेथड की। ठीक है। तो सिंपलेक्स मेथड में जो फर्स्ट स्टेप है, आपको पता है कि हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारे पास जो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट होते हैं उसको हम किस में, मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि वो या तो मैक्सिमाइज हो सकता है या मिनिमाइज। फिर उसमें कंस्ट्रेंट लगते हैं। ठीक है। फिर डिसीजन वेरिएबल जो होते हैं उनकी कंडीशन होती है। फिर उसके बाद हम उसमें, या तो हम उसमें क्या करते हैं कि स्लैब वेरिएबल ऐड करते हैं, या फिर जो सरप्लस वेरिएबल है वो माइनस करके उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं, या फिर क्या करते हैं, सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि ये सिंपलेक्स मेथड है। फिर बिगम मेथड की बात आ जाती है। बिगम मेथड हम वहां पर लगाते हैं जहां पर हमारे पास इक्वलिटी कांस्टेंट और ग्रेटर देन और इक्वल टू कांस्टेंट आ जाते हैं, तब हम वहां पर क्या लगाते हैं, बिगम मेथड लगाते हैं। आपने कौन सा समझना है? सही हो गई। और टोटल ना आप एक बार ना रिवाइज करा दें यार। एक बार ना बिग मेथड की समझ आ रही है ना टू फेज मेथड की। ओके। तो चलो मैं फिर सिंपलेक्स मेथड से ही शुरू करता हूँ, ठीक है? तो हमारे पास जो भी, हमारे पास थ्योरी में जो भी प्रॉब्लम दी जाती है हाँ सही उसको है सबसे बिल्कुल। पहले क्या करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 1 होता है। क्योंकि जब तक हम वो डेली लाइफ प्रॉब्लम को, जब तक हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, एक मॉडल नहीं तैयार करेंगे, तब तक हम उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। तो या तो वो मैक्सिमाइज हो गए या फिर क्या मिनिमाइज होगा। अगर तो हमारी एफर्ट होगी वो हम उसको मिनिमाइज करते हैं, और अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं। लिहाजा हमारे पास जो अब यहाँ पर जो मॉडल है वो है मैक्सिमाइज का, वो है जी इज इक्वल टू 10x+1 प्लस 8x2। अब यहाँ पर ये जो x1 और x2 ये हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स है। आगे हमें नहीं पता कि x1 और x2 की क्या वैल्यू है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से डिसीजन वेरिएबल हमने x1 और x2 तय किए हैं। और जो हमारे पास ये जो मॉडल होगा, ये जो मैथमेटिकल फंक्शन होगा, वो क्या होगा, वो इन टू वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। कितनी इसकी वैल्यू होगी उसके मुताबिक ही हमारे पास क्या आ गई, इस जी फंक्शन की वैल्यू आएगी, जो कि या तो हम उसको मैक्सिमाइज करेंगे या फिर मिनिमाइज करेंगे। और फिर हम क्या करते हैं कि ये जो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, इन पर ना इनकी कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? और कंडीशन, अब पहली कंडीशन ये दी गई है कि अगर हम डिसीजन वेरिएबल जो पहला है उसको प्लस करके, और जो मतलब ये है कि डबल हो सेकंड वेरिएबल का, अगर उनको प्लस करें तो वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1000 होगा। ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होंगे। इसको कहते हैं अवेलेबिलिटी कांस्टेंट। कि अवेलेबिलिटी ही इतनी है कि 1000 हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं, लेकिन 1000 से ज्यादा नहीं हो सकते। फिर उसके बाद एक दूसरा कांस्टेंट है। दूसरा कांस्टेंट ये है, वो कहता है ये जो हमारे पास x1 डिसीजन वेरिएबल है वो क्या हो सकता है, उसकी अवेलेबिलिटी ही इतनी है, वो लेस देन और इक्वल टू 300 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और x2 भी 500 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसके इक्वल हो सकता है, इससे कम हो सकता है। और ये जो हमारे पास डिसीजन एक वेरिएबल है इसकी हम क्या करते हैं कि इसकी हम काइंड तय करते हैं कि इनकी नेचर क्या है। इनकी नेचर ये है, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे। ये कम से कम क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, लेकिन 0 से कम नहीं होंगे। ठीक है। हमेशा पॉजिटिव नॉन नेगेटिव वेरिएबल होंगे। और स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में हम इसकी बुनियाद पर, जो हमारे पास ये जो कंस्ट्रेंट दिए गए हैं, इसकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं कि इसको इक्वलिटी इक्वेशन में क्या करते हैं, इक्वलिटी कांस्टेंट में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। इक्वलिटी कांस्टेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर हमारे पास लेस देन और इक्वल टू का कांस्टेंट है, इसको हम इक्वलिटी में कब कन्वर्ट करेंगे? अब आप यहाँ पर अगर गौर करें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कम है राइट हैंड साइड से। अगर हम इक्वल लगा दें, लेफ्ट हैंड साइड तो कम थी, अब लेफ्ट हैंड साइड में कोई ना कोई ऐसी चीज ऐड करनी पड़ेगी इसके 1000 के इक्वल करने के। ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि ये इसके इक्वल है। इसलिए हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ना कुछ ऐड करके, हमें नहीं पता कि वो वैल्यू क्या होगी कि ऐड करेंगे इक्वल आ जाए, लेकिन हमने वैसे आर्बिट्रारी तौर पर हमने वो वेरिएबल हम ऐड कर देते हैं जिसको हम S1 का नेम देते हैं। ठीक है। S1 का नेम देंगे, अब इक्वल टू हो गया 1000 के। अब S1 को हम स्लैक वेरिएबल कहते होते हैं।
लेकिन हमारे पास जो कांस्टेंट है, अगर यहाँ पर आप देखें जो सेकंड नंबर पर है x1, वो लेस देन और इक्वल टू है, ये भी लेस देन और इक्वल टू, इसमें भी स्लैक वेरिएबल ऐड होगा, जो नीचे वाले इसके में भी स्लैक वेरिएबल ऐड होंगे, तभी इसको इक्वल करेंगे। अब हमने सेकंड में क्या किया कि s2 स्लैक वेरिएबल का नेम दिया, और थर्ड में हमने जो वेरिएबल को नेम दिया वो हमने स्लैक वेरिएबल 3 का नेम दिया। अब हमने इन कांस्टेंट को 3 इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए जो कि इक्वलिटी कांस्टेंट है। अब इन 3 इक्वलिटी कांस्टेंट की बुनियाद पर ये जो हमारे पास मैक्सिमाइज फंक्शन था, हम पहले तो इसकी पूरी की पूरी क्या है कि मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। जब इसको लिखने के बाद फिर हम जितने भी हमने सिलेक्ट वेरिएबल लगाए हैं उनको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे जीरो से ज़रब करके, क्योंकि ये जो मैक्सिमाइज फंक्शन है इसमें ना तो कोई चीज ऐड की जा सकती है ना ही माइनस की जा सकती है। अगर ऐड किया जा सकता है या माइनस किया जा सकता है, जीरो किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं, ताकि फंक्शन की वैल्यू पे फर्क ना पड़े। लिहाजा हमने ये जो 3 सिलेक्ट वेरिएबल इसको भी ऐड कर दिया, और हमारे पास अब ये फंक्शन भी बन गया और कांस्टेंट भी आ गया। और लास्ट में हमने अब हमारे पहले हमारे पास जो वेरिएबल थे वो 2 थे, x1 और x2, अब हमारे पास 3 वेरिएबल हो चुके हैं। टू हमारे पहले वाले वेरिएबल थे जो पहले थे, और s1 s3 s2 s3 हमारे अब है। ये x1 x2 हमारे बेसिक वेरिएबल थे, और ये 3 हमारे पास सिलेक्ट वेरिएबल्स हैं, और तीनों के तीनों इनकी नेचर क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मेरी बात सुने, अब सही हम है, राइट जी राइट। आगे आगे कंटिन्यू करेंगे। सही सही। अब जो स्टेप नंबर 3 है उसमें हम इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन देखने होते हैं। इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल वेरिएबल्स कितने हैं। आप अगर गौर करें तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कितने हैं, 5 है ना। बिल्कुल हाँ, 5 ही हैं। हमारे पास सबसे पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ये होता है कि उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं, वो टोटल हैं ये हैं, और हमारे पास इक्वेशन कितनी है, कांस्टेंट की कह रहा है वो 1 2 3 है, इक्वेशन कितनी हमारे पास ये 3 है। और फिर हम देखते हैं हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स कितनी है। अब हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स हो जाएंगे ये, और जो हमारे पास पहले वाले बेसिक वेरिएबल x1 x2 होंगे उनको हम थोड़ी देर के लिए नॉन बेसिक कह देंगे, और जो हमने अब ऐड किए हैं उनको हम बेसिक कह देंगे। हमारे पास बेसिक वेरिएबल s1 s2 s3 वो कितने हैं, 3 हैं। अब हम ये कहते हैं कि ये जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यूज क्या होंगी। अगर हम ऐसे करेंगे, ये जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स अगर इनको हम जीरो पुट करते हैं इन 3 कांस्टेंट्स में, मैं ऐसे करता हूँ बारी बारी इनको जीरो पुट करता हूँ। जीरो पुट करने से हमें जो वैल्यू मिली s1 की 1000 मिली, s2 की 300 मिली, और s3 की क्या मिली, 500 मिली है। ये हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज आ चुकी है। अब हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल तादाद कितनी होगी। अब हमारे पास टोटल 5 थे, इसमें से 3 निकाल दिए, तो बाकी हमारे पास जो नॉन बेसिक वेरिएबल बचे हैं वो 2 बचे हैं, वो x1 और x2 है। इज दैट x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनको 0 मान के हमारे पास s1 s2 s3 की वैल्यूज आई। अब वो हम राइट बिल्कुल। देखते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन कितने आने वाले हैं इस प्रॉब्लम में। सॉल्यूशन मालूम करने के लिए हम एनसीआर का फार्मूला यूज करते हैं। एनसीआर फार्मूला है, एन हमारे पास टोटल टोटल वेरिएबल्स होंगे वो 5 है, और आर हमारे पास या तो बेसिक हो सकते हैं या नॉन बेसिक हो सकते हैं। सबसे पहले मैं नॉन बेसिक बेसिक लूंगा, वो 5c2 बनेगा, और फिर अगर मैं कहूँ नॉन बेसिक के लिहाज से तो वो 5c3 बनेगा, वो बेसिक के लिहाज से, क्योंकि बेसिक हमारे पास 3 है। लेकिन दोनों सूरत में हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहे हैं वो 10 ही आ रहे हैं, अगर आप इस फार्मूले को अप्लाई करें। अब हम ऐसे करें कि हमारे पास अब टैबलो बनाएंगे। सबसे पहले इस टैबलो में हम ऐसे करेंगे, ये जो हमारे पास सी भी है ये हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक वेरिएबल्स होंगे। और सेकंड नंबर पर हमारे पास सी जे है, सी जे वो होंगे, ये कोएफिशिएंट्स होंगे, सी जे वो कोएफिशिएंट्स होंगे उन वेरिएबल्स के जो हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल जी फंक्शन के, ये जो x1 x2 x1 x2 x3 इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम सी जे का नेम दे रहे हैं। मतलब इनमें सी जे क्या है, वो है 10 8 0 0 0, ये सारे कोएफिशिएंट थे, ये x1 का। और नीचे हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, ये हम सबसे पहले नीचे इसके क्या करेंगे, कोएफिशिएंट लिखेंगे इस फंक्शन के। x1 था, x2 था, फिर s1 s2 s3। x1 की जब कोएफिशिएंट 10 है, x2 का कोएफिशिएंट 8 है, x1 का 0, s2 का 0, s3 का कोएफिशिएंट ये हमने लिख लिए। फिर यहाँ पर आते हैं बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, वो 3 है, s1 s2 s3। इनकी कंट्रीब्यूशन
बेसिक कंट्रीब्यूशन इनकी क्या है, वो है जी S1 की क्या है 0 है, S2 की 0 है, S3 की 0 है। ये हम कोएफिशिएंट्स वो लिखेंगे, वो कोएफिशिएंट्स लिखेंगे जो हमारे फंक्शन में है, ठीक है। ये फंक्शन के हमने कोएफिशिएंट लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोएफिशिएंट वो लिखेंगे जो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन में मिल रहे हैं। फंक्शन में S1 S2 S3 के कोएफिशिएंट 0 है। और अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये कांस्टेंट 1 की कोएफिशिएंट लिखेंगे, कांस्टेंट 2 के कोएफिशिएंट लिखेंगे, कांस्टेंट 3 के कोएफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। ये सारे जो हमने कांस्टेंट्स पीछे बनाए हैं, हम ये जो 3 इक्वेशन बनाई है इनके हम क्या करेंगे, वैल्यूज लिखेंगे। सबसे पहले क्या x1 की कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, फिर s1 का 1 है, इसमें s2 s3 के 0 है। ये देखिए 1 2 3 1, उसके बाद s2 s3 के 0 आ गए। इसी तरह आप सबके कोएफिशिएंट लिख लेना तीनों के, ठीक है। जो ना हो उनको आप 0 रख देना। और उसके बाद इसके जो इक्वल में आ रहे हैं वो है सॉल्यूशन वेरिएबल। वो आपका पहले का 1000 है, दूसरे का 300 है, तीसरे का 500 है, वो आपने यहाँ पर लिख लेने। और आपने इतना भी काम करना है, फिर आपने ऐसे करना है कि यहाँ पर आपने वीजे मालूम करना है। वीजे क्या होंगे, वीजे आपने यूं मालूम करने हैं कि ये जो आपका फर्स्ट कॉलम होगा, ठीक है, इस फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स और इसके ये जो हमारे पास बेसिक कोएफिशिएंट्स हैं, इनकी वैल्यू, इनकी जो नंबर्स है आपने इनको ज़रब देनी है। आप इसके पहले नंबर को इसके पहले नंबर से ज़रब देंगे, इसके दूसरे नंबर को उसके दूसरे नंबर से, इसके थर्ड नंबर को इसके थर्ड नंबर ज़रब देंगे, दरम्यान में प्लस लगाकर। मतलब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनका टोटल सम जो आएगा 0 आ गया। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिहाजा यहाँ पर 0 है। फिर आप ऐसे करेंगे, इनको इनके साथ उसी तरह मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे, इनको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करके जमा करके यहाँ पर लिख देंगे, इसको भी इसके साथ। लिहाजा ये सारे 0 हैं, इनके साथ जो भी 0 होके जमा होगा वो सारे 0 ही आ रहे हैं। फिर आपने यहाँ पर वीजे माइनस सीजे मालूम करना है। वीजे माइनस सीजे क्या होगा, वीजे ये होगा, ये वाली वैल्यूज है, और सीजे हमारे पास ऊपर वाली है। वीजे मतलब पहले हम 0 में से 10 को माइनस किया, -10 आ गया, 0 में से 8 को माइनस किया, इस तरह सारों को माइनस करके आपने यहाँ पर वैल्यूज लिख लेनी है। ये आपके पास वीजे माइनस सीजे वैल्यूज आ गई है। फिर आपने इन वीजे माइनस सीजे में देखना है कि वो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू वो है 10, क्योंकि ये भी नेगेटिव है लेकिन ये 10 ज्यादा वैल्यू, ये मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू। तो आपने ये जो ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, इसको आपने इसको लेकर आपने ऐसे करना है, ये जो आपने टेबल में ये जो 3 कांस्टेंट की वैल्यूज लिखी थी, ये आपने फर्स्ट कॉलम को कैसे करना है, इसको आपने इसको आपने इसको मार्क कर देना। जैसे आप इसको मार्क करेंगे तो ये आपका की कॉलम कहलाएगा। नीचे मैंने लिखा हुआ ये हमारा की कॉलम। जैसे आपका ये के कॉलम होगा, फिर आपने यहाँ पर रेशोज में आना है। रेशोज में आपने ऐसे करना है, वो होती है सॉल्यूशन वेरिएबल और की कॉलम वेरिएबल, ठीक है। ये हमारे पास ये भी की कॉलम वेरिएबल है। ये जो की कॉलम, ये हमारा की कॉलम कहलाता है। इसमें जो भी वेरिएबल सारे की कॉलम वेरिएबल। इस पहले सॉल्यूशन वेरिएबल को पहले की कॉलम वेरिएबल पर डिवाइड करेंगे, दूसरे को दूसरे पर, तीसरे को तीसरे पर, इस तरह डिवाइड करके लिख देंगे। अगर तो आपके पास डिवाइड बाय 0 हो, वो इन्फिनिटी आएगा, उसको आप इग्नोर कर देना है। और अगर आपके पास कहीं पे माइनस भी आ जाए, आपने उसको भी इग्नोर कर देना है। जो पॉजिटिव होंगे उसमें आपने मिनिमम देखना है। ये जो हमारे पास 2 पॉजिटिव है, इसमें मिनिमम 300 है। आपने इसको मानकर आपने इसको रो को क्या करना है, इसको मार्क कर देना, और हमारे पास ये की रो कहना है, ठीक है। हमारे पास अब की कॉलम भी मिल गया है और की रो भी मिल गई है। और जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा यहाँ पर, ये हमारा की एलिमेंट कहना है। समझ आ रही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ, सही, ये हमारे समझ पास आ की रही। एलिमेंट कहलाएगा। जो जो इन दोनों के, ये जो हमारे पास की एलिमेंट क्या होता है, की एलिमेंट वो होता है जो की कॉलम और की रो का इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट आता है, वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। और वो हमेशा क्या होता है, की एलिमेंट कहलाता है। और अब हमने नेक्स्ट टेबलो कैसे बनाना है, नेक्स्ट टेबलो में मैंने ऐसे किया है कि इसकी जो की एलिमेंट था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जो प्रीवियस में हमारा की एलिमेंट है वो ये। और अब यूं होगा कि ये जो हमारे पास की रो आप देख रहे हैं, ये की रो है। इस पूरी की रो को आपने की एलिमेंट पर डिवाइड करना है। ये की रो हमारे पास ये थर्ड नंबर, ये सेंटर में, इसको मैंने पूरे को 1 पर डिवाइड किया, ये वही आ गया, क्योंकि 1 पर डिवाइड करेंगे तो वही होगा। और आपने इसको सॉल्यूशन वेरिएबल को भी इस पर डिवाइड करना है। जब आपने इसको इस पर डिवाइड कर लेना है, ठीक है,
सबसे पहला यही काम है कि जो आपके पास यहाँ पर की रो बनेगी, उसको आपने 1 पर डिवाइड करके आपने यहाँ पर लिख देना, ठीक है, उसकी एलिमेंट पर डिवाइड करके इसकी एलिमेंट पर इस पूरी रो को डिवाइड करके आपने यहाँ पर लिख देना है। मकसद क्या है? मकसद ये होता है कि जब आप उसको डिवाइड करेंगे, अभी तो 1 आ रहा है, कोई और भी आ सकता है कि हमें की एलिमेंट हमेशा 1 चाहिए होता है। जब आपने ये यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, तो आपने फिर ऐसे करना है, आपका काम जो होगा वो ये होगा कि ये जो अब हमारे पास ये आ रहा है की एलिमेंट, तो आपने ये जो हमारे पास बाकी 2 रोज होंगी, आपने इनके साथ कुछ ऐसा सलूक करना है कि वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मैं व्हाइट बोर्ड खोल लूँ। जैसे कि आप ये देखें कि हमारे पास जो कांस्टेंट बने थे वो कितने थे? 5 थे। एक, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इसमें एक सोल्यूशन वेरिएबल आ रहा है, और टोटल कितने हैं हमारे पास रोज की। और हम सेंटर की बात कर रहे हैं कि जो सेंटर वाली ये वाली रो थी, ये वाली जो सेंटर वाली रो थी, ये वाली हमने क्या की, इसको हमने की एलिमेंट पर डिवाइड करके हमने इसको सेम एज इट इज लिख दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे जी कि अगर हमारे पास, आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एग्जांपल, ये जरूरी नहीं कि सच हो। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ये 4 मान लेते हैं, ये 5 मान लेते हैं, और ये क्या मान लेते हैं? 6 मान लेते हैं। अब मेरे सही पास होगी। ये जो है, ये मेरे पास क्या थी? ये मेरे पास थी की रो, ठीक है, ये की रो थी मेरे पास। और ये जो है, ये वाला मेरे पास था की कॉलम था, ये वाला, ठीक है, ये वाला की कॉलम था, ये वाला की कॉलम था, और ये वाली क्या थी? की रो थी। तो अब हमने क्या करना है? अब हमने ऐसे करना है कि ये जो हमारे पास ये जो एलिमेंट ये है, जो यहाँ पर एलिमेंट बनेगा, उसको हमने कैसे लिखना है? उसको हमने कुछ इस तरह लिखना है यहाँ पर कि ये जो फर्स्ट आप कॉलम देख रहे हैं फर्स्ट रो का, आपने ऐसे करना है इसको कि सबसे पहले आपने इसका एलिमेंट लिखना है। एक किस्म की बात है, मैं ये कहता हूँ कि इसका जो एलिमेंट था, ये जो रो 1 का एलिमेंट है, ये मैंने इसको R1 एलिमेंट का नाम दे दिया। आपने इसको माइनस करना है, ठीक है, इसको आपने माइनस करके, और यहाँ पर आपने ऐसे करना है, यहाँ पर आपने लिखना है हीरो, इसको जरा करना है आपने के कॉलम से, ठीक है, और आपने फिर इसको डिवाइड कर देना है की एलिमेंट पर, ठीक है, ये फार्मूला है। अगर आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू होगी, आपने उसको माइनस करना है, माइनस क्या चीज करनी है? की रो जरा की कॉलम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, आपने ये चीज करनी है, ठीक है। और आप यहाँ पर अगर गौर करें, यहाँ पर तो अगर हम यूं करें कि ये जो हमारे पास 1 है, पहले क्या है हमारे पास इसका, क्या ये 1 है यहाँ पर? अगर हम ऐसे करेंगे, एक बार रुके, मुझे ना कलर सेलेक्ट करने दें, कलर मुझे लगता है सही नहीं है। क्या जुएद, जी, ये जो कलर कर रखे हैं इनका क्या मतलब है?
कलर जो मैंने पीछे कर जो रखे हैं इनका कुछ मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये क्या किया है कि मैंने की कॉलम और की रो को बताने के लिए कि ये मेरा की कॉलम था, ये की रो था, इसलिए मैंने मार्क कर रखा है। जैसे कि बुक में उन्होंने मार्क किया, मैंने कलर की मदद से मार्क किए बस। सही है। अच्छा, तो अब हम ऐसे करेंगे जैसे कि आपके पास फार्मूला था, फार्मूले में इसका एलिमेंट क्या आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है। वन को क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, नजर आ रहा है। हाँ हाँ नजर आ रहा है, बिल्कुल सही। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ये जो वन है, ठीक है। अभी कलर सही नजर नहीं आ रहा, एक बार रुको, मैं फिर यहाँ पर ना इसको चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब देखते हैं अब क्या है। अब हम ऐसे करेंगे जैसे कि मैं ये कह रहा था आपको कि जैसे कि पहला एलिमेंट वन है, ठीक है। वन करेंगे, जरा ऊपर क्या की रो, जरा की कॉलम करेंगे। अगर आप यहाँ पर की रो देखें तो उसका एलिमेंट आ रहा है, इसके कोरेस्पोंडिंग वन आ रहा है। वन आ रहा है ना, इसकी की रो क्या बन रही है, वन है इस एलिमेंट की। इस एलिमेंट के नीचे जो की रो का एलिमेंट है वो वन है। कौन सी है? ये जो मैंने पहला एलिमेंट लिया है, ठीक है। हाँ ये आ रहे मैंने हैं जो इसका की तो। रो है, इस एलिमेंट के नीचे जो की रो का एलिमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वन आ रहा है। वानी है। वन आ रहा है, ये हमारे पास की रो एलिमेंट है, ठीक है। फिर हमने की कॉलम एलिमेंट करना, की कॉलम एलिमेंट क्या होगा। आप अगर इसमें देखें तो कॉलम क्या है, ये यही है। इसका कॉलम एलिमेंट भी यही वन ही बनेगा जहां पर वो खुद खड़ा है, सही है। सही हो गया, बिल्कुल ऐसे। और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे की एलिमेंट पर। की एलिमेंट इनका वन है, जहां पर रेड मैंने इंटरसेक्शन लिया हुआ है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वन है, ये वन आ गया। अब हम ऐसे करेंगे, ये वन माइनस वन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जीरो बन जीरो आ गया। रहा है ना। फिर हम अगले टैबलो में इस वन की जगह ये जीरो लिखेंगे, समझ आ गई। सही, बिल्कुल राइट, सही। और इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि जो सेकंड एलिमेंट है, ठीक है, इसी फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है, अगर आप उस पर गौर करें तो वो क्या है, टू है। टू नजर आ रहा है। बिल्कुल टू न, हाँ टू है। तो हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले ये एलिमेंट लिखेंगे, हमारे पास क्या है, टू है, ठीक है। फिर माइनस लिखेंगे, इसका जो करेस्पॉन्डिंग की रो एलिमेंट है, इसके नीचे वो क्या है, जीरो है, जीरो है ना। बिल्कुल टू अच्छा, जीरो जीरो है। हो गया। अब हम इसको जरा करेंगे इसके की कॉलम एलिमेंट पर। इसका की कॉलम एलिमेंट वो होगा जो इस पूरे टेबलो में की कॉलम है, वो है वन। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो वो वन है, इसका कोरेस्पोंडिंग वो वन ही बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक की रो का एलिमेंट लेना है और एक की कॉलम का एलिमेंट लेना है। वो उसके मुताबिक देखेंगे कि जो इसके सामने आ रहा है, इसके सामने वन आ रहा है, लिख लो अब। बिल्कुल वन, सही अच्छा, हो गया। अब नीचे हमने की एलिमेंट लिखना है, वो हमारे पास वन है पूरे टेबलो में। अब आप देखेंगे तो ये जीरो बन रहा है, दो में से जीरो गया, बाकी कितना, दो बचा। सही हो गया, बिल्कुल ये ऐसे। हमने यहाँ पर दो लिख दिया, देख लिया आपने सेकंड टेबलो में। बिल्कुल सही। सेकंड टेबलो में हमने क्या कर लिया, हमने दो लिख लिया। और इसी तरह ये जब आप ऐसे करेंगे, मेरी बात सुन, अब आपने ऐसे करना है कि ये जो आपके पास ये जो थर्ड है, आपने भी इसको माइनस करना है, इसको भी आपने वन को माइनस करना है, ठीक है। उसको आपने इस रो को और इसको आपने वन और जीरो को ज़रब दे के इसको वन पर डिवाइड करना की एलिमेंट पर। तो इसकी वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। वो क्या आ रही है, वो ये आ रही है वन, फिर माइनस वन आएगी, फिर जीरो आएगी, इसी तरह से सारी आ जाएगी। फिर आप जो नीचे वाली रो में आएंगे उसमें भी आप ऐसे करेंगे। आप हर दफा क्या करेंगे कि आप पहले आप ऐसे करेंगे, ये जीरो इसमें से माइनस करेंगे, इसका की रो एलिमेंट वो वन आ रहा है, और जरा उसको की कॉलम एलिमेंट वो जीरो, इन दोनों को तरफ दे के आप वन पर डिवाइड करेंगे, तो जवाब आएगा वो जीरो आएगा, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। इन सारों को आपने लिख देना, अब आप लिख सकते हो, सही, बिल्कुल। समझ आ गई। और आपने ऐसे करना है कि जी। ये जो आपके पास ये आ रहे हैं इनके साथ भी आपने वही सलूक करना है, ठीक है। ये जो 1000 है इसको आपने माइनस करना है, माइनस किस में से करना है, इसका जो कीरो होगा, कीरो इसमें से, इसमें क्या हो रहा है, अभी वो 300 आ रहा है, क्या आ रहा है, 300। 300 को जरब करेंगे वन से, और इसको फिर आपने डिवाइड करना है वन पर, ठीक है। जब 1000 में से 300 निकलेगा आपके पास 700 आ जाएगा।
ये आपके सही पास हो गया, 300 बिल्कुल आपने सही। इसके साथ भी कोई सलूक करना है, ये 500 का 500 ये रह गया। फिर आपने ऐसे करना है कि फिर आपने वही आपने काम करना है कि उसी तरह आपने ज़रब दे के जमा करके यहाँ पर इसकी वैल्यूज लिख देनी है सी जे की। और आपने ये देखना है कि फिर आपने डी जे माइनस सी जे करना है, ये डी जे माइनस सी जे करना है, ये जीरो, ये सारा आता जाएगा। फिर आपने ये देखना है कि इसमें से मोस्ट नेगेटिव कौन सी है, वो -8 आ रही है, उसको आपने की कॉलम एलिमेंट बना देना है। फिर उसकी कॉलम एलिमेंट की रेशो की कॉलम एलिमेंट को यूज करके आपने सॉल्यूशन वेरिएबल्स की रेशो निकालनी, वो होते हैं सॉल्यूशन वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय की कॉलम एलिमेंट। ठीक है, आपने इनको लिख देना है। फिर यहाँ पर जीरो आ जाए, या फिर क्या आ जाए, या फिर इन्फिनिटी आ जाए, या फिर क्या आ जाए, माइनस आ जाए, आपने इसको इग्नोर कर देना। यहाँ पर मैंने इसको इग्नोर कर दिया है। फिर जो पॉजिटिव बचेंगे उसमें से आपने मिनिमम देखना, वो मेरा 350 है, वो 350 वाला ही मैंने ऐसे क्या किया है, वो उसको मैंने की रो बना दी। समझ आ रही है? और उनका सही, बिल्कुल है। जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, एलिमेंट, वो की एलिमेंट होगा। आगे मैंने लिख दिया कि जो मेरा प्रीवियस टैबलो में की एलिमेंट था वो 2 था। उसी तरह जैसे कि आपने पिछले टैबलो में किया था, उसी तरह आप ऐसे करेंगे कि इस पूरी रो को आप इस की एलिमेंट पर डिवाइड करेंगे, जो आपकी की रो होगी। ठीक है, आपने 2 पर डिवाइड किया, फिर आपने वही अमल के जो आपने पीछे किया, और ये आपके यहाँ पर कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। जो पीछे हमने इस टेबल में बनाई, ये भी कैनोनिकल फॉर्म कहलाती है। कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है? कैनोनिकल फॉर्म वो होती है जो आपके यहाँ पर बेसिक वेरिएबल्स कितने हैं, S1 S2 S3। ठीक है, ये बेसिक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर बेसिक वेरिएबल क्या हो चुके हैं, S1 X1 X2। और आप एक बार बात और याद कर लें, यहाँ पर आपका जो यहाँ पर जो रो बनेगी ना, रो जो आपकी यहाँ पर की रो बनी है, उसके साथ जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो बेसिक वेरिएबल है, आप वो हमारा लिविंग वेरी लिविंग वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, ये लिविंग वेरिएबल कहलाता है। और इसी के जो कॉलम में ऊपर जो वेरिएबल खड़ा होता है वो हमारा एंटरिंग वेरिएबल कहलाता है। आपने नेक्स्ट इटरेशन में ऐसे करना है कि एक तो वो अमल करना है, दूसरा ये है कि आपने ऐसे करना है कि इसको खत्म करके इसकी जगह पे आपने x1 लिखना है, और कोएफिशिएंट भी आपने x1 का ही लिखना है, वो 10 है। आप यहाँ देखो तो यहाँ पर कोएफिशिएंट x1 का आ चुका है 10, और x1 खुद आ चुका है, और x1 खत्म हो चुका है, उसका कोएफिशिएंट भी खत्म हो चुका है। और नेक्स्ट सही, टेबल में भी आपने ऐसे ही करना है। समझ आ रही है? सही, बिल्कुल ऐसे ही। और जब सही। आपके बेसिक आपके ये हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म कहलाती है। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म क्या कहलाती है, क्यों कहलाती है? इसलिए कहलाती है कि ये जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स है S1 S2 S3, वो उसके कोरेस्पोंडिंग, अगर आप यहाँ पर S1 S2 S3 देखें तो यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा 1 1 1। बाकी अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर सारे जीरो हैं। बेसिक वेरिएबल्स की मदद से आपने यहाँ पर क्या बनाना है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। समझ आ गई? हर क्वेश्चन में ऐसे करना होगा? हर क्वेश्चन में ऐसे होगा, आप जैसे अमल करेंगे वो खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, आपने बस अपना अमल करना, वो खुद ब खुद बन जाएगा, कैनोनिकल फॉर्म खुद ब खुद बन जाएगी। सही, सही, बिल्कुल है। और सेकंड में आपके अगर बेसिक वेरिएबल्स हैं वो S1 X1 X3 हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर देखने, एक हमारे पास X1 है, और दूसरा क्या है हमारे पास S2 है, तीसरा हमारे पास S3 है। इन तीनों की मदद से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। जो पहला है इसका आप अगर x1 की बात करते हैं तो x1 में क्या है कि ये एक 1 है, बाकी सारे जीरो हैं। ठीक है, और x1 में क्या है, ये 1 है, बाकी जीरो हैं। और x3 में क्या है कि आखिरी जीरो है। आप अगर ये जो x1 हो इसको सेंटर में रखें तो आपकी इकोनॉमिकल फॉर्म बनती है। समझ आ रही है? सही, बिल्कुल ऐसे। आपने नेक्स्ट में भी ऐसे करना है, आपने तब तक ये अमल जारी रखना है जब तक आपकी सीजे माइनस dj वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ना आ जाए या फिर जीरो आ जाए। या तो वो सारे dj माइनस dj या तो जीरो आ जाए या क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। जब आपके ये आ जाएंगे तो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, सही, बिल्कुल ऐसे। तो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। उस टेबलो में ये जो आपके बेसिक वेरिएबल्स होंगे इनकी वैल्यूज क्या होंगी, तो x2 की वैल्यू क्या है, 350 है, x1 की वैल्यू क्या होगी, 300 होगी, और x3 की वैल्यू क्या होगी, 150। ठीक है, वो आपने अब यहाँ पर आपने छोटा सा नोट लिखना, वही लिखना है कि सिंस dj माइनस cj इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल वेरिएबल। वो कहता है कि जितने भी यहाँ पर dj माइनस cj हैं
वो या तो 0 है या फिर ग्रेटर देन 0 है इन सारे वेरिएबल, ठीक है। सही हो गया, बिल्कुल ऐसे। ड्राइव्ड है जो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसमें जो बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज आ रही हैं वो हमारे पास x1 की 300 और x2 की 350 है। ये हम ऐसे करेंगे कि ये वैल्यूज हम ऐसे करेंगे अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। ये हमारे पास जी मैक्स था, जी मैक्स हमारे पास ये था, इसमें हम x1 और x2 की वैल्यूज ऐड करेंगे। सही। हमने ऐसे की कि यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यूज ऐड की और हमारे पास जो टोटल निकला वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन 5800 निकला है, ठीक है। और आप यहाँ सही। पर ये तो हमारे बेसिक वेरिएबल थे, लेकिन यहाँ पर x3 की वैल्यूज भी 150 मिल रही है, तो हम यहाँ पर वैसे लिख देंगे कि अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स S3 इज इक्वल टू 150 यूनिट, ठीक है। सही हो और गया। इसका मेथड वहां पर यूज होता है, ये आप याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास ये जो सिंपलेक्स मेथड है हम वहां पर यूज करेंगे। यहाँ पर लेस देन और इक्वलिटी की कांस्टेंट आएंगे, और जब हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू के कांस्टेंट आ जाएंगे तो वहां पर हम बिगम मेथड यूज करेंगे, ठीक है। सही हो गया। ये देखें कि आपके पास एक तो इक्वलिटी कांस्टेंट यहाँ पर आ रहा है, दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है। आपने इसको चेंज कैसे करना है, आप एडिशन वेरिएबल इक्वल टू 0 आपने इसको ऐसे चेंज करना है कि जो आपका पहला कांस्टेंट है ये वैसे आपने लिख दिया x1 प्लस x2 ये लेस देन और इक्वल टू है, तो इसमें हमने एक स्लैश वेरिएबल ऐड करके इक्वल टू 0 कर दे, क्योंकि ये तो लेस देन और इक्वल टू है। और जो इक्वलिटी होंगे उसमें आपने एक आर्टिफिशियल ऐड जरूर करना है वेरिएबल, जिसको हमने a1 का नेम दिया है। पहले बाकी आपने वही सेम टू सेम लिखना है, इसमें बस आपने एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दिया। और थर्ड में जहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है इसमें आपने एक स्लैश वेरिएबल क्या करना है, माइनस करना है। वो क्या करना है आपने सर प्लस वेरिएबल माइनस करना है। बाकी आपने वही लिखना है x1 प्लस x2, यहाँ पर आपने सर प्लस वेरिएबल जो है वो माइनस करके इसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देना है। पहले आपने जो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया उसको आपने a1 का नेम दिया, तो अब आपने इसको a2 का नेम दे देना है। और ये इक्वल टू 6 हो गया, हमारा स्टेप 1 भी हो गया मैथमेटिकल। और स्टेप 2 हमने जो कांस्टेंट को इक्वलिटी में चेंज किया वो हम और हमने इसको जो नेचर बताई, जो टोटल वेरिएबल के बाद होते हैं 1 2 3 4 5 6 आ चुके हैं, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये क्या है कि हमारा स्टेप 2 हो गया। और अब हम ऐसे करेंगे, अब हम कहेंगे कि हेलो जी जी, मैं कह रहा हूँ जो ये इक्वालिटी की जो इक्वेशन है इसमें हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों ऐड किया है, हालांकि ये तो इक्वालिटी की है। मेरी बात सुनिए, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है ना वो हमने इसलिए ऐड किया है कि हमारे जो प्रॉब्लम जो हमारी जो हमारी हमारी हमारा 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 जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हो सकता है कि सॉल्यूशन में वो क्या है कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि वो हल नहीं हो पाता। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम आर्टिफिशियल वेरिएबल अपनी तरफ से ऐड करते होते हैं, क्योंकि अब हमने ये पूरी जो प्रॉब्लम है इसमें हमने सिर्फ इस एक इक्वेशन को नहीं लेके चलना। अगर तो हम 3x1 प्लस x2 10 था, हम इसको मान लेते सही था, लेकिन अब हमारे पास जो पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, तो हमें पूरे सिस्टम लेकर चलना है कि जहाँ पर हमारे पास इक्वलिटी आएगी वहां पर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल जरूर ऐड करें, ठीक है, ताकि जो हमारा प्रॉब्लम है उसमें डिफिकल्टीज ना सही आए, हो गया। हम आराम से सोल्व कर सकें। समझ आ रही है? सही। आपने हमेशा जो हाँ हाँ, आ रही है। उसमें आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है। फिर आपके पास जो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा उसमें आपने क्या करना है, आपने सरप्लस वेरिएबल माइनस करना है, क्योंकि अगर ये जो साइड लेफ्ट हैंड साइड अगर ये ग्रेटर है, अगर हम इसको इक्वल करेंगे तो इसमें से कोई ना कोई माइनस करेंगे तभी ये 6 के इक्वल होगी। तो 6 के इक्वल करने के बिल्कुल। लिए हमने एक सरप्लस वेरिएबल s2 माइनस किया है। फिर अगर हमने इसमें से s2 माइनस किया है तो इसमें इक्वलिटी में चेंज करने के लिए फिर हम इसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे, ठीक है। वो इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि हमने एक माइनस किया है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ फिर क्या करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा। फिर हमने इसकी नेचर बता दी। सही। ऐसे करेंगे, मेरी बात सुने, जब हम ऐसे करते होते हैं कि जब हम ये आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं, ठीक है, जब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं फिर हम ऐसे करते हैं असाइनिंग द लार्जेस्ट, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा, फंक्शन में ऐसे करते हैं, इस पूरे फंक्शन में जितने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी आर्टिफिशियल उनको हमने m से ज़रब दे के जमा करना है। इस
इसमें होगा A1 है ना, इसमें जमा कर देंगे हम A1 M1, फिर जमा कर देंगे A2 M2, ठीक है। तो हमारे पास एक M जो है बिग, कोई बड़ी वैल्यूज होती है जो अनफोल्डेबल होती है, बहुत ज्यादा वैल्यूज होती है, जो इसमें हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, इसको पेनल्टी कहते हैं, ठीक है। कि अगर हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल अपनी तरफ से ऐड किया, वो हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, वैसे तो हमने माइनस करना था सर, प्लस कर दिया, वो तो चलो हमारे इक्वलिटी में चेंज हो गया, लेकिन हमने डिफिकल्टीज से बचने के लिए हमने आर्टिफिशियल ऐड किए थे। जब हमने अपनी तरफ से ऐड किए हैं तो हम फिर ऐसे करेंगे, ये जो हमारे पास फंक्शन होगा उसमें पेनल्टी ऐड करेंगे, ये जो हमारे पास m है उसके नाम से, उसको हम इन आर्टिफिशियल से वेरिएबल से ज़रब दे के ऐड करेंगे। लिहाजा हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, मिनिमाइज की है, और हमेशा हमने इसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करना है। जब हमने इसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, और जो पेनल्टी वाली ज़रब दी थी M1 A1 M2 A2 वो भी माइनस हो जाएंगे। तो अब हमारे पास ये जो मैक्सिमाइज होगा वो ये भी माइनस हो गया, और ये भी हमने माइनस करके लिख दिए, और ये जो हमारे पास S1 और S2 था उसको हमने क्या किया, 0 से ज़रब दे के इसमें ऐड कर दिया, जैसे हमने सिंपलेक्स में ऐड करते थे। लेकिन आप ये देखें यहाँ पर जमा है तो हमने जमा 0 S1 लगाया है, यहाँ पर माइनस है तो -0 S2 लगाया। अब आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास टोटल वेरिएबल सही है। है। इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन में हमने वेरिएबल्स लिखने हैं, वो है कितने अच्छे हैं। हाँ बताएं क्या हुआ जी आप कुछ पूछ रहे थे। ठीक है, हम 6 आ रहे हैं ना वेरिएबल। हाँ, जो हमारे पास 6 वेरिएबल, टोटल हमारे पास इक्वेशन 3 है, ठीक है, 1 2 और 3, आपके पास 3 ही है। और बेसिक वेरिएबल आपके पास वो होंगे जो अब आपने यहाँ पर क्या किए हैं, ऐड किए हैं, वो कौन से होंगे। अब इसमें बेसिक वेरिएबल को जानने का तरीका अलग है, वो क्या है, आप सबसे पहले पहले इक्वेशन में देखेंगे जो आपने फालतू यहाँ पर चीज ऐड की वो S1 है, वो इसका बेसिक वेरिएबल कहलाएगा। और आप दूसरे में देखें तो इसमें जो फालतू आपने चीज ऐड की है वो A1 है, वो बेसिक वेरिएबल होगा। और आप अगर थर्ड में देखें तो इसमें जो आपने S2 माइनस किया है और ऐड आपने A2 किया है, तो इनमें से आपने दोनों में से आपने जो सिलेक्ट करना है बेसिक वेरिएबल, वो आपने आर्टिफिशियल करना है, ठीक है, ना कि आप सरप्लस को बेसिक मान लें। इन दोनों में से बेसिक तो एक ही होगा, वो A2 है। समझ आ रही है। सही, बिल्कुल हमारे सही। बेसिक वेरिएबल S1 A1 और A2 तीन ही है। हमारे पास जो बेसिक वेरिएबल्स है 3 है। जब हम X1 X2 और हम क्या करेंगे, जो हमारे पास S2 उसको भी हमने यहाँ पर 0 करना है। जब हम उनको 0 करेंगे, हमारे पास S1 A1 और A2 जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल थे उनकी वैल्यूज आ चुकी हैं। वो हमेशा क्या आनी चाहिए, या तो 0 होने चाहिए या ग्रेटर दैन 0 आनी चाहिए, वो हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। और हमने जो हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स होंगे वो टोटल 6 में से 3 निकालेंगे, वो 3 बचेंगे, वो हमारे पास X1 X2 और X2 हैं। इनको जब हमने 0 मान लिया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, वो NCR है। NCR क्या होगा, टोटल जो हमारे पास वेरिएबल थे, और R हमारे पास या तो बेसिक हो सकते हैं या नॉन बेसिक है, लिहाजा दोनों की तादाद इक्वल है। बेसिक नॉन बेसिक मैंने एक ही बार लेके देखा तो इसका सोल्यूशन जो आ सकते हैं वो 20 आ सकते हैं। और टेबलो 1 लिखा, टेबलो 1 में ऐसे करना है कि हमने ऐसे इसमें जो हमारा मैक्सिमाइज फंक्शन लिखना है उसके हमने ये लिख दिए X1 X2 H1, इसके क्या कर दिए हमने ये इसके वेरिएबल्स लिख दिए, और उनके जो कोएफिशिएंट थे वो हमने ऊपर लिख दिए हैं। तो हमारे पास कोएफिशिएंट अब क्या बन रहे हैं, हमारे पास जो अब कोएफिशिएंट बन रहे हैं वो यहाँ पर -1 -6 0 बन रहा है, S1 का, S2 का भी 0 बन रहा है, और ये जो हमारे पास A है उसका -m बन रहा है, और A2 का भी -m बन रहा है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो हमारे पास बेसिक वेरिएबल थे वो मैंने यहाँ पर S1 A1 A2 लिख दिए। तो उनके जो कोएफिशिएंट थे, यहाँ पर S1 का कोएफिशिएंट है वो 0 है, A1 का कोएफिशिएंट -m है, और A2 का -m है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। उसी तरह हमने पिछले टेबलों को यूज करके हमने इनको ज़रब करके जमा करके हमारी ये वैल्यू नीचे आ चुकी हैं, और उसी तरह z माइनस c हमारे ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम ऐसे करेंगे, जो इसमें से मोड नेगेटिव होगा वो चूज किया करेंगे, और उसके बाद हमने उसी की बेस पर क्या करेंगे की कॉलम बनाएंगे, की रो बनाएंगे। आपने सारा प्रोसीजर बाकी सिंपलेक्स वाला करना है, नीचे भी आपने वही करना है, आपने सॉल्यूशन लिख देना। समझ आ रही है। सही, बिल्कुल ऐसे। और अब आगे है टू फेज मेथड। टू फेज मेथड में हमने वही प्रॉब्लम ले सकते जो हमने बीगेन मेथड में ली है, उन्हीं प्रॉब्लम को हम टू फेज से भी यूज सोल्व कर सकते हैं।
टू फेज में जैसे कि हमारे पास एक मिनिमाइज फंक्शन है, लिहाजा हमें जाके बाद में इसको मैक्सिमाइज करना है, उससे पहले हम ऐसे करते हैं, कांस्टेंट को देख लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू कांस्टेंट है, इनमें हमने सिलेक्ट वेरिएबल माइनस करके हमने इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करके इनकी इक्वालिटी में चेंज कर लिया, और अब हमने जो वेरिएबल ऐड किए वो 4 ऐड किए हैं, s1 s2 a1 a2, और पहले हमारे पास एक्स वाई थे, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे, तो रिवाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारे पास होगा हमने मैक्सिमाइज ही करना, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये जो प्लस वाले थे, ये जो a1 a2, ठीक है, इनके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, s1 s2 इनके साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारे क्या कर देंगे हम इसमें से माइनस कर देंगे, समझ आ रही है? सही। अब हम ऐसे करेंगे कि टू फेज मेथड में ये जो हमारे पास मैक्सिमाइज फंक्शन होता है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स क्या होंगे, एक g1 होगा, g1 में ऐसे करना है कि हमने ये जो हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं x1 और y1, इसको हमने क्या करना है, जीरो कर देना है, इनके कोएफिशिएंट 0 कर देने हैं, और इसके भी 0 कर देने हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो कोएफिशिएंट होंगे इनके आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के वो ही रखने हैं, वो हमारे पास 1 है, तो ये जब इसको 1 तरफ देंगे माइनस a1 माइनस a2 हो जाएगा, लिहाजा हमारे पास मैक्सिमाइज फंक्शन क्या आ चुका है, दैट वो a माइनस a1 माइनस a2 आ चुका है, तो इसको हम g1 का नेम देना है, समझ आ रही है? सही बिल्कुल और जो हमारे पास g2 होगा मैक्सिमाइज, वो ये होगा कि उसमें हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल को 0 कर देना है, और हमने ये जो हमारे पास ये एक्स वाई है, ये नॉन बेसिक है, हमने इनको लिख देना है, और हमारे पास जो सरप्लस या सिलेक्ट वेरिएबल्स होंगे उनको 0 के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख देना है, ठीक है, हमारे पास 2 पार्ट्स आ गए हैं इस फंक्शन के, हमने इसको स्प्लिट कर दिया, सही है? सही। अब हम फेज 1 में देखेंगे, फेज 1 में हम जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो g1 इस्तेमाल करेंगे, बाकी हमने जो टेबलो बनाना है वो हमने इन्हीं कांस्टेंट को यूज करके वो सेम टू सेम बनाना है जैसे कि हमने पीछे बनाते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है ना, हमने यहाँ पर जो फंक्शन यूज करना है वो हमने g1 यूज करना है, इसमें a1 और a1 के जो कोएफिशिएंट होंगे -1 होंगे, बाकी x1 का भी 0 होगा, y का भी 0 होगा, और s1 s2 सारे 0, ठीक है, और सब्जेक्ट टू हमारे पास वही कांस्टेंट हमने दोबारा लिख दी और उसकी कंडीशन भी लिख दी, और यहाँ पर इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन में हमने जब एक्स वाई को 0 सपोज किया तो हमारे पास a1 और a2 की वैल्यूज आ चुकी हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल क्या होंगे, क्योंकि हमारे बेसिक वेरिएबल तो 2 थे, उनमें से मान के नॉन बेसिक वेरिएबल हमारे पास 4 है, वो एक्स वाई x1 x2 है, ठीक है, और हमारे पास एनसीआर के मुताबिक इसके 15 सॉल्यूशन निकल रहे हैं, और अब हम टेबल 1 की जब बात करते हैं तो इसमें हम ऐसे करते हैं, इसमें कोएफिशिएंट लिख लेते हैं वही एक्स वाई, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें जो हम यूज करेंगे वो फंक्शन हम g1 यूज करेंगे, g1 में a1 a2 के -1 कोएफिशिएंट थे, बाकी सारों के क्या थे, 0 थे, ठीक है, और इसमें कांस्टेंट हमने वही सेम टू सेम यूज करने हैं जो हमने पीछे बनाए हैं, बाकी वही हमने इसका प्रोसीजर करना है, ठीक है, जो हमने सिंपलेक्स में किया है, तो आपने तब तक करना है जब तक आपके पास ये जो जीजे माइनस सीजे ये सारे का सारे 0 ना आ जाए, जब ये यहाँ पर सारे 0 आ जाएंगे तो फिर आपने वहां पर आपका फेज 2 आपने फेज 1 का स्टॉप कर देना है, तो फेज 1 में आपने कुछ ऐसी चीजें भी करनी, एक तो आपने इसको जैसे कि आपका ये की कॉलम की रो बना था, इसकी रो का जो आपका ये यहाँ पर ये जो आपका बेसिक वेरिएबल है आप इसको लीव कर देंगे और इसमें एंटर कर देंगे, इसके कॉलम का जो ऊपर है वो वाई है, ठीक है, कोएफिशिएंट भी आप वही रख देंगे, आपके सामने ये आ चुका है, और आप जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो आप ये जो जिस आपने इसको जब आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल को जिसको लीव किया है उसका आप कॉलम भी अगले टेबल में डिलीट कर देंगे, आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर a1 का कॉलम है लेकिन a2 का आपको नहीं मिलेगा, सही। और नेक्स्ट में आपने ऐसे करना है कि जब आपका यहाँ पर आप देखें तो की रो ऊपर वाली बन रही है और की कॉलम आपका लेफ्ट बन रहा है, तो इसका जो आप a1 यहाँ पर क्या होगा, लीव हो जाएगा और एंटर क्या होगा, x होगा, जब आपने ये करना है तो a1 का आपने कॉलम डिलीट कर देना है, जब आप यहाँ तक पहुंचो तो यहाँ पर ये जरूरी होना चाहिए कि आपके जो जीजे माइनस सीजे वो 0 होने चाहिए सारे, और अगर ये यहाँ पर जब 0 हो जाएंगे तो आपके पास जो बेसिक वेरिएबल्स होंगे वो x और y आ चुके होंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसा। और आपने फेज 2 शुरू करना है, फेज 2 में आपने ऐसे करना है कि आपने ये जो आपके ये जो टेबल है आपने सेम टू सेम यही लिखना है,
ये जो आपके कांस्टेंट है, ये जो एक्स और वाई है, ये दोनों रोज वही लिखनी है। आप देखें तो मैंने दोनों रो वही लिखी है, लेकिन आपने यहाँ पर जो फंक्शन यूज करना है वो ये यूज करना है। जब आप फंक्शन यूज ये फेज 2 में करेंगे तो वो आपने ये 2 यूज करना है, वो ये है। इसमें एक्स और वाई के कोएफिशिएंट नॉन जीरो हैं, या जो कोएफिशिएंट होंगे वही होंगे, जबकि S1 और S2 जीरो है, और इसमें आर्टिफिशियल भी जीरो ही होंगे। वो आपने फेज 2 में ऐसे करना है कि वो आपने यहाँ पर फेज 2 में, ठीक है, आपने आर्टिफिशियल तो अब आपने ऐड ही नहीं करने, वो तो आपने डिलीट कर दे इसके पिछले पेज में ही। तो आपने ऐसे करना है कि लिहाजा आपने अब इनके जो कोएफिशिएंट है वो -12 -20 लिख लेने हैं, और S1 S2 वो जीरो है। जैसे आपने यहाँ पर इनको कोएफिशिएंट लिखे हैं, तो एक्स और वाई के आपने यहाँ पर कोएफिशिएंट वो लिखने हैं जो आपने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। वो -12 और -20 है जो यहाँ पर कोएफिशिएंट बेसिक कोएफिशिएंट में आ रहा है। समझ आ रही है? बिल्कुल कोएफिशिएंट को सही। बेसिक लिए, और आपने फिर आप इस पर वही काम करेंगे ये सिंपल एक्स वाला, जब तक कि आपका z माइनस c जब पॉजिटिव या जीरो ना आ जाए। आपके पास ये सारी वैल्यू पॉजिटिव जीरो आ चुके हैं, आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल चुका है। आपने ऐसे करना है कि इसका x की वैल्यू क्या है कि 15 है, और y की वैल्यू 1.25 है। आपने ऐसे करना है कि आपने जी मैक्स जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था, जो आपने प्रॉब्लम के आपने तो शुरू में मिला था, ठीक है, ये है, इसको आपने माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये मैक्स में चेंज हो जाएगा। और आपने इसमें क्या करनी है, इसमें आपने वैल्यूज लिखनी है। जब आपने इसमें वैल्यूज ऐड करेंगे तो आपके पास ये ज़रब होके -205 आ चुका है, लेकिन हमारे पास शुरू में जो प्रॉब्लम लगी थी वो मिनिमाइज की थी। अब जब इसको मिनिमाइज करेंगे तो ये माइनस का पॉजिटिव में चेंज होगा 205। समझ आ रही है? सही बिल्कुल है। और अब आगे आ रही जो हमारे पास सिंपलेक्स, हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं, जो हमारे पास सॉल्यूशंस निकलते हैं सिंपलेक्स के, उसमें ना कुछ वेरिएशंस हैं, ठीक है, उसमें भी कुछ चेंजिंग है। जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं वो कितनी टाइप्स के आ सकते हैं, उनको कहते हैं वेरिएशन इन सिंपलेक्स सॉल्यूशन। अनबाउंडेड भी हो सकता है, ठीक है, सॉल्यूशन अनबाउंडेड भी हो सकता है। आप जब सारे प्रॉब्लम को सोल्व करके जब आप ऐसे करेंगे कि जब आपके पास कोई ऐसा टैबलो है वो आपके पास शुरू में भी आ सकता है, 2-3 को हल करने के बाद भी आ सकता है, काफी हल करने के बाद भी आ सकता है, कि जब आपकी जो रेशियो है वो माइनस आ जाए। जब आप यहाँ पर रेशियो देख रहे हैं माइनस आ रहे हैं दोनों, सही। या तो माइनस आ जाए या फिर इंफिनिटी आ जाए या फिर यहाँ पर जीरो आ जाए, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव कोई भी आपको ना मिले तो आप इसको कहते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो अनबाउंडेड होगा, ठीक है। जहाँ पर आपके टैबलो ये आ जाए कंडीशन आ जाए, वहां पर आपने स्टॉप कर देना है और आपने लिख देना दिस सिस्टम हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सिलेक्ट की रो। क्योंकि हमने की रो क्या सिलेक्ट करनी होती है, हमने माइनस और इन्फिनिटी जीरो को छोड़ देना होता है। हमने क्या करनी होती है, मिनिमम पॉजिटिव यूज करनी होती है। तो यहाँ पर तो मिनिमम पॉजिटिव हमें मिल नहीं रहा, सही। नहीं मिल रहा ना, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास अवेलेबिलिटी भी नहीं है कि हम इसको यहाँ पर की रो दे सके, तो लिहाजा हम आगे सोल्व नहीं कर सकते। हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन अनबाउंडेड हो गए सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरे सही है। नंबर पर आ रहा है अल्टरनेट मल्टीपल सॉल्यूशन, ठीक है। अल्टरनेट मल्टीपल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जब आप इस प्रॉब्लम को हल करेंगे तो आप इस प्रॉब्लम को हल करेंगे तो आखिर में क्या होगा, आखिर में आप ये देखें कि आपके पास जब आप इस टेबल को हल कर लेते हैं तो आपके पास ये जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, बेसिक वेरिएबल हमारे पास क्या है, वो आपने बेसिक कॉलम देखा, हमारे पास x2 है। आखिर में हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन वहां पर आता है जहां पर हमारे वीजे माइनस सीजे पॉजिटिव या ग्रेटर देन जीरो आ चुके होते हैं। ये आपके सामने है, आ चुका है ना ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बिल्कुल है। लेकिन आप ये देखें ऑप्टिमल सॉल्यूशन की भी कंडीशंस होती हैं, वो ये होती हैं कि आपके पास जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं वो ये होते हैं, वो आपके इस कॉलम में दिए गए, वो x2 है, x1 है और s3 है, ठीक है। ये हमारे पास हमेशा नीचे क्या आने चाहिए, जीरो भी आ सकते हैं और ग्रेटर देन जीरो भी आ सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास नॉन हाँ बेसिक वेरिएबल्स हैं, अगर हमारे पास x1 और x2 आ चुका है, x3 आ चुका है, हमारे पास जो बाकी क्या बचे, s1 और s2 बचे हैं, हाँ, बिल्कुल ऐसे। हाँ, वो हमारे पास नॉन बेसिक है। तो आप यहाँ पर देखें तो ये आप यहाँ पर ये S2 है, S3 है,
और इनके नीचे जो है वो जीजे माइनस सीजे कभी भी जीरो नहीं आने चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर नॉन बेसिक वेरिएबल जो है S1 और S2 है। S1 जो चलो नॉन जीरो है, तो हमारे पास नॉन जीरो आने चाहिए। S2 हमारे पास जीरो आ चुका है, जो कि नॉन जीरो आना चाहिए था। हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन में बिल्कुल क्या है कि ये जो हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल होती है वो नॉन जीरो आने चाहिए। यहाँ पर तो जीरो आ चुका है। अगर हमारे पास कोई एक भी नॉन बेसिक वेरिएबल क्या आ चुके आ जाए, जीरो आ जाए उसकी जीजे माइनस सीजे वैल्यू, तो वो तब हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा क्या कहेंगे उसको, हम ये कहेंगे कि वो जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसको हम अल्टरनेट या फिर मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहेंगे। सही। और मेरी बात सही हो। सुने, क्यों होगा, क्योंकि हमें इस अब हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यूज हैं वो डिफरेंट मिलने वाली हैं, जबकि हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू वो सेम रहेगी जो कि 24 है यहाँ पर पुट करके। तो हम ऐसे करेंगे कि इस टेबलो में जो यहाँ पर नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू जीरो आ रही है उसको हम के कॉलम मान लेंगे, और उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू होगी वो 9 है यहाँ पर, वो हम उसको क्या कर देंगे की रो मान लेंगे। उसका जो की एलिमेंट है वो इंटरसेक्टिंग है, और उसके बुनियाद पर हम सिंपलेक्स सॉल्यूशन देखेंगे। सिंपलेक्स सॉल्यूशन देख के तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर अब जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स हैं वो x2 आ चुका है, x1 और s2 आ चुका है। मतलब S1 और S3 हमारे पास नॉन बेसिक है। यहाँ पर S1 देखें तो वो भी वो नॉन जीरो है, S3 फिर हमारे पास जीरो आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर X1 और X2 की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास 1.5 और 6 है, जबकि पहले जो हमारे पास X1 और X2 की वैल्यू थी वो 4 4 5 और 2 थी। अब हमारे पास मुख्तलिफ आ रही है, लेकिन हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन फिर भी 24 से ही आ रहा है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे पास सही। हमेशा एक ही आएगा, लेकिन हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। ये इसको कहते हैं अल्टरनेट सॉल्यूशन या मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं। और सही। आप यहाँ पर और देखें, जो पहला हमारे पास टेबल आएगा जहाँ पर हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल की दीजिए मान लीजिए वैल्यू जीरो आ रही है, उसमें जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आ रही है उनमें भी रॉन्ग, वो भी कुछ रॉन्ग होंगी। क्यों रॉन्ग होंगी? वो इसलिए रॉन्ग होंगी, अगर आप यहाँ पर कांस्टेंट जो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन है, आप यहाँ पर कंडीशन देखें, अगर आप यहाँ पर कंडीशन देखें तो हमारे पास जो ये दिया गया वो कह रहा है यहाँ पर 2x1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पर 2 को जहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो x1 की वैल्यू कितनी, 4 4 5 होगी, बिल्कुल। और x2 की वैल्यू तो हमारे पास 6 है, ठीक है। या तो ये क्या हो सकती है, ये कम हो सकती है 6 से, या फिर 6 हो सकती है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन जो हमारे पास यहाँ सोल्यूशन निकला है, चलो x1 की वैल्यू तो सही है, लेकिन हमारे पास x2 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, गलत है ये। सही, इसी लेस आ रहे हैं हमारे ना। पास सही। सेकंड में निकलेगा, अब हमारे पास x2 वही 6 आ रहा है। या सही। तो हमारे पास यहाँ पर जो x2 की वैल्यू है 6 से कम आ रही है या फिर 6 आ रही है, इसका मतलब है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकल रही हैं, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं आपको मिलेगी। सही। और अब आ रहा है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स होंगे वो उनकी जीजे माइनस सीजे वैल्यू हमेशा क्या होगी, नॉन जीरो होगी। आपके पास ये लास्ट टेबल में अगर आप देखें यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास ये जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है, ये जो सही। हमारे, तो आप यहाँ पर ये देखें तो यहाँ पर जो सीजे और माइनस सीजे की जो वैल्यू वैल्यू है, अब हमारे पास बेसिक वेरिएबल कितने x1 और x2 हैं, तो x1 और x2 क्या होंगे, तो हमारे पास क्या होंगे, वो नॉन बेसिक होंगे। ये x1 नॉन बेसिक है तो वो जीरो नहीं है, उसकी दीजिए मान दीजिए, और x2 की भी जीरो नहीं है, ठीक है। और आप यहाँ पर देखें तो ये भी वही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फिर कहेंगे कि ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है। समझ आ रही है? और सही। आप यहाँ पर अगर माइनस आ रहा है ना, तो यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक ये की है कि मैंने दीजिए माइनस दीजिए नहीं किया, मैंने सीजे माइनस दीजिए किया है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव मान दिया चाहिए तो वो नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है। आप इनको पॉजिटिव ही समझे। सही। इनफिजिबल सॉल्यूशन की बात आ रही है, ठीक है। इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पर अगर आप लास्ट टेबलों में देखें, लास्ट टेबलों में, ठीक है,
तो आप जैसे आप इसको हल करना स्टार्ट करेंगे, जब आप यहाँ पर की कॉलम की रो बनाते हैं, जब आप एंटर करते हैं और वेरिएबल और लीव करते हैं, सबसे पहले देखें तो यहाँ पर सिलेक्ट वेरिएबल जा रहा है और आपके पास ये x2 वेरिएबल आ रहा है। सेकंड में देखें तो आपके पास यहाँ पर x1 वेरिएबल आ रहा है और x2 जा रहा है। आर्टिफिशियल वेरिएबल आपके पास वहीं का वही है। अगर आपके पास जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है, लेकिन उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन में आपके पास जो आपके पास बेसिक वेरिएबल्स हैं उनमें आपका आर्टिफिशियल भी मौजूद रह जाए, इसको फिर कहते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशन। आपका बेसिक सही वेरिएबल में आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। अगर आर्टिफिशियल आ गया तो इसको हम कहते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशन। सही। समझ आ गई पूरी? ये हमारे थी पूरी असाइनमेंट और ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है हमारे पूरे चैप्टर 13 का। ये यार मुझे सेंड भी कर दे यार। चलो ठीक है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। हाँ थैंक्स यार, शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। मैम तो क्या क्या कह रहे क्या हैं? सेंड किया, मैम का सुनते सुनते वो सो जाता हूँ, पता नहीं क्या। नहीं, अब आपको समझ लग गई है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही, थैंक्स यार। कोई बात नहीं, बंदा काम आ जाता है एक दूसरे के। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज।